नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पार्ट 14 पल्लवन जो कि डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने लिखा है, यह एक एकांकी है। तो आइए सबसे पहले हम तिवारी जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। 1 अगस्त 1962 को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान रायगढ़ के खपोली गांव में। पिता का नाम श्री रामचंद्र तिवारी, माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी, पत्नी का नाम श्रीमती रीता देवी। स्वभाव से बहुत ही सीधी हैं। शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से एमए हिंदी व शिक्षा शास्त्र से इन्होंने पूर्ण किया। मानव संसाधन व मास्टर ऑफ सोशल वर्क बीए पीएचडी डीलीट इन्होंने आगरा से पूर्ण किया। कार्यरत एसआईएस कॉलेज में शिक्षक के पद पर हैं। विशेष उपलब्धियां इनकी विशेष उपलब्धियों की सूची बड़ी लंबी है। आइए देखते हैं। सदस्य मुंबई विभागीय बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल सदस्य रहे। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, महाराष्ट्र शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं। महाराष्ट्र शासन राष्ट्रीय चैनलों पर पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं से संभावित आकाशवाणी मुंबई से नियमित वार्ताएं, विदेशों में कई बार शिक्षा से संबंधित विषय हेतु इन्होंने यात्राएं भी की। कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में संलग्न यानी जुड़े। देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 200 से अधिक आलेख इन्होंने प्रकाशित किया। इनकी आइए प्रमुख रचना देख लेते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी कहानी विविध आयाम, कनिष्ठ महाविद्यालय के विद्यार्थी में चरित्र निर्माण की समस्या व समाधान, काशी के अनुभव, काशी और शंकराचार्य, हिंदी व्याकरण, ये इनकी प्रमुख रचना है। आइए इनके सम्मान की सूचियां देख लेते हैं। सम्मान भी इनका जिस प्रकार से इनका व्यक्तित्व है, आप देखिए सम्मान की सूची भी इनकी काफ़ी लंबी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महादेवी साहित्य सम्मान, छत्रपति शिवाजी आदर्श शिक्षक सम्मान, आर्यभट्ट साहित्य शिखर सम्मान, आचार्य रामचंद्र शास्त्री मयंक शिक्षक सम्मान, महाराष्ट्र आदर्श शिक्षक सम्मान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी समीक्षा, हिंदी साहित्य अकादमिक, महाराष्ट्र शासन कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि विद्यासागर, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, ऐसे कई राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं अपने गुरु की रचना को यानी इस एकांकी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैंने पीएचडी इन्हीं के अंडर की है, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस एकांकी को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए एकांकी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एकांकी यानी नाटक। हिंदी साहित्य में एकांकी एक विशिष्ट स्थान है। एकांकी यानी नाटक को सरल भाषा में लघु रूप कहा जा सकता है। लघु यानी छोटा। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना ही एकांकी की विशेषता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन से कोई घटित घटनाएं हो या आपको किसी को बात समझानी हो, जैसे भ्रष्टाचार या नशा मुक्ति केंद्र, तो इस माध्यम से आप नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं छोटे रूप में और आप अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं
हैं, समझा सकते हैं और ये जो ढंग होता है मंच पर प्रस्तुत करने का, ये बहुत प्रभावशाली होता है। लेखक यहाँ अपनी बात को एकांकी के माध्यम से सब कुछ कह देता है और ये लोगों को, पाठकगण को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है और वर्तमान में इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है। आइए पाठ परिचय देख लेते हैं। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। पल्लवन के बारे में मैं आपको विस्तार रूप से जानकारी दूंगी। पहले हम पाठ परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सुक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। आइए मैं आपको पल्लवन का तात्पर्य समझाती हूँ कि पल्लवन है क्या। पल्लवन वाक्यों के उस समूह को कहते हैं जिसमें किसी एक विषय के मुख्य विचार या सिद्धांत को तर्क एवं उदाहरण द्वारा विस्तृत रूप दिया जाता है और तर्कों का प्रयोग करते हुए कथ्य को स्पष्ट किया जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर समझाती हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जिस प्रकार से बीज जो होता है उससे वृक्ष का निर्माण यानी पेड़ का निर्माण हो जाता है, बिंदु से गोले का निर्माण हो जाता है, कली से फूल बन जाती है, उसी प्रकार से छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना, उन्हें फैला देना ही पल्लवन कहलाता है। जैसे छोटा सा वाक्य फैलाकर एक निबंध, छोटा सा निबंध यानी लघु निबंध का रूप धारण कर लेता है, ये पल्लवन है। लेकिन ये निबंध की भांति नहीं होता है, ये संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि हजारों सुक्तियाँ होती हैं, जैसे गागर में सागर, या आप ऐसे बहुत सारी सुक्तियाँ हैं, कहावतें बहुत प्रचलित हैं जिनके अर्थ हम पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते, तो उनका अर्थ विस्तार करने पे उनके भाव को पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। लेखन की इसी क्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं। यानी जो सूत्र, कहावतें, मुहावरे हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती है, उसी का अर्थ देना ही पल्लवन कहलाता है, जिससे वो जो कहावतें हैं, सुक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, वो पूर्ण रूप से समझा जाता है। तो आशा करती हूँ कि अब आप पल्लवन बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें भाव को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे यहाँ कहावतें या लोकोक्तियाँ हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटे होती हैं। यही लोकोक्तियाँ पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार कई विचारक, विद्वान या संत महात्मा ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें वे कम अधिक बात कह जाते हैं। इस बात को समझाने और समझने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह देना, यही पल्लवन है। वास्तव में इसका विस्तार ही करना पल्लवन कहलाता है। जिस प्रकार से सुनने वाला या पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बड़ी ही आसानी से समझा सके, यही पल्लवन है। अब हम पल्लवन लिखने के नियम समझेंगे कि पल्लवन को कैसे लिखा जाता है। पल्लवन में निहित भाव का विस्तार होना ज़रूरी है। यानी जब आप पल्लवन लिख रहे हैं तो जो मुहावरा, जो लोकोक्तियाँ दिया गया है, उसमें अपने भाव को विस्तारित रूप से लिखिए। लेखक का आशय, मंतव्य को स्पष्ट कीजिए। यानी लेखक ने क्या कहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, उसे आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना है। उदाहरण तथ्य को आवश्यकता अनुसार, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ उदाहरण देना है, कवि ये कहना चाहते थे या लेखक ये कहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पर लिख सकते हैं। सुक्ति
लोकोक्तियों मुहावरों को आपको स्पष्ट करना है, यानी उन भावों को, उन भावार्थ को आपको स्पष्ट कर कर लिखना है। अब ये ध्यान में रखिए कि अन्य पुरुष शैली का आपको प्रयोग करना है। अन्य पुरुष शैली क्या होता है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कवि ने कहा कि, लेखक ने कहा कि, यानी आप लेखक और कवि के मंतव्य को स्पष्ट कर रहे हैं, आप उनके भाव को लिख रहे हैं, आप उनके भावों को बता रहे हैं, वो होता है अन्य पुरुष शैली में लिखना। वाक्य छोटे हो और भाषा सरल और स्पष्ट हो, यानी आप जो लिख रहे हैं वो वाक्य छोटे होने चाहिए और आप क्या लिख रहे हैं पाठकगण ये आसानी से समझ सके। व्यास शैली में लिखे, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास करिए, यानी आप जो कह रहे हैं उसे आप पूर्ण रूप से स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपको विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना है और लिखते समय आप ये ध्यान रखें कि कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पर हमें पूर्ण विराम देना है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। 250 वाक्यों में ही लिखें, यानी संक्षिप्त रूप में ही आपको पल्लवन लिखना है। तो आप अब समझ गए होंगे कि पल्लवन को किस नियम के अनुसार लिखना है। अब हम ये देखते हैं कि पल्लवन में किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अनावश्यक विस्तार से बचें, यानी जहाँ पर आपको लग रहा है कि विस्तारित नहीं करना है, इसे नहीं बताना है, ये पाठकगण के लिए उबाऊ कर सकता है या इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों से आप बचिए। किसी भी प्रकार की आलोचना और टीका टिप्पणी ना करें, पल्लवन में इसका कोई स्थान नहीं होता है। अलंकृत भाषा, यानी जो कठिन भाषा है उसको लिखने की चेष्टा ना करें। समास शैली में ना लिखें। वाक्यों को पुनः न दोहराएं, यानी जो वाक्य आपने एक बार लिख ली है उन वाक्यों को आप पुनः न दोहराएं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि पल्लवन को लिखते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, वरना पल्लवन जो है वो लिखा नहीं जा सकता है। आइए अब हम एकांकी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि लेखक के मंतव्य को स्पष्ट करना, उसके विचारों को स्पष्ट करना, उस रूप में लेखक रंगमंच यानी नाटक का सहारा लेता है और जिससे अपने बातों को वो बड़े ही स्पष्ट तरीके से पाठकगण को समझा देता है। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी की भी ये बहुत अच्छी पहल है कि साहित्य जगत में पल्लवन को किस प्रकार से लिखा जाता है। ये जो लोग निबंध इसे समझते हैं लेकिन निबंध नहीं है, उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके नियम क्या है, छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस एकांकी के माध्यम से समझाया है। अभी तक तो हमने केवल इतना ही जाना था कि मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, उसके अर्थ, उसके भावार्थ लिखे जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं समझा कि हम तो ये पल्लवन लिख रहे हैं। तो यही अब हम इस एकांकी में भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। समय प्रातः 11 बजे। स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? रोशन, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भलीभांति किया है। अध्यापक,
तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? फिर देखिए आगे। प्रतीक: सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक: यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। शीतल: सर, आपने बिल्कुल सही कहा। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। अध्यापक: मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल: जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? अध्यापक: विद्यार्थियों, मित्रों, या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन जान पड़ता है? प्रतीक, रोशन ने एक साथ कहा। जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। यानी बच्चे कह रहे हैं कि सर, आप हमें बताइए कि पल्लवन क्या है, हमें विस्तारित रूप से समझाइए। अध्यापक: फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? रोशन: हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक: पल्लवन बहुत कुछ है, इसके प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश ने कहा। इतनी ज़रूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? अध्यापक: ऊपरी तौर पे पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषता जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता, यानी लिख नहीं सकता। रोशन: आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? अध्यापक: हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन अर्थ अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से लेकर 300 शब्दों में विस्तार करते हैं, उसे ही पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। रिदिम: तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक: नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं है, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश: मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए अध्यापक क्या समझाते हैं। आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म यानी छोटा और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जाता है। रोशन: तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? अध्यापक: नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग सोचते हैं कि निबंध लिखना है, लेकिन निबंध नहीं है, ये आपको छोटे से संक्षिप्त रूप से आपको इसमें लिखना है। ये निबंध की भांति बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अध्यापक भी वही चीज़ छात्रों को समझा रहे हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। रिदिम: सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है?
यानी बच्चे ने कहा कि सर, क्या भाषा को विस्तारित करने पर भी ध्यान दिया जाता है, लिखने पर भी ध्यान दिया जाता है? अध्यापक ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। फिर देखिए आगे क्या है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को ही पल्लवन कहा जाता है। यानी यहाँ पर अध्यापक ये बता रहे हैं कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो है उसको हमें स्पष्ट रूप से भावों को, विचारों को लिखना है, उस विषय को लिखना है, वही पल्लवन कहलाता है। तन्वी ने कहा, सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? अध्यापक, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के छड़ों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसे सूत्रात्मक आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उसकी गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसके मन स्पर्शी भाव को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे वाक्य या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। यानी अध्यापक यहाँ छात्रों को ये समझा रहे हैं कि महात्मा, संत, बहुत सारे विचारक जो हैं वो इन लोकोक्तियों, उन मुहावरों का प्रयोग करते हैं और हम ज्यों का त्यों मुहावरों को लिख नहीं सकते, जिसे क्योंकि पाठकगण समझ नहीं पाएंगे, तो हम अपनी भावनाओं से उस लोकोक्तियों, मुहावरों को स्पष्ट करते हैं और उसे पूर्ण रूप से अपने विचारों के माध्यम से खोल देते हैं। यही पल्लवन है। फिर रोशन ने देखिए क्या कहा, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। बच्चों ने कहा, रोशन ने कहा कि सर, हम तो कोई साहित्यकार नहीं हैं, तो क्या पल्लवन सीखना की कला जो है ये हमें भी सीखना है? अध्यापक ने कहा, रोशन, तुम अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन, जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। अध्यापक देखिए क्या कहते हैं, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचार को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। यानी अध्यापक कहते हैं कि ये हम अच्छे से जानते हैं कि आज का युग जो है वो वैज्ञानिक युग हो गया है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि साहित्य या विचारकों को हम उनकी विचारधाराओं को व्यक्त नहीं कर सकते। हमें ये भी समझना है, उनके विचारों को समझना है और समझने के साथ साथ हमें प्रस्तुत करना है। ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जितने परिच्छेद पढ़े हैं उस पर अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं। देखिए, स्वाध्याय पाठ पर आधारित है कि पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।
तो मैंने यहाँ पर 10 प्रक्रियाएं लिख दी है कि पल्लवन लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ध्यान देना है, कि पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्तियों अथवा कहावतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। चौथा है, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से सब कुछ उदाहरण और तथ्य भी आप दे सकते हैं। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा ना करें, मैंने ये पहले भी आपको बताया है। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों को अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी जिन बातों को ज़रूरी नहीं है, जिससे आप ये सोच सकते कि अपवाद हो सकता है, तो उन चीज़ों का प्रयोग ना करें। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका, टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभाव का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए, यानी लेखक जो कह रहे हैं केवल उसे ही विस्तारित रूप से लिखिए, कोई टीका टिप्पणी या आलोचना ना कीजिए। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अन्य पुरुष में मैंने आपको बता दिया है कि अन्य पुरुष शैली में किस प्रकार से होनी चाहिए। पल्लवन व्यास की होनी चाहिए, समाज शैली में नहीं होनी चाहिए, यानी व्यास शैली में लिखी जानी चाहिए, समाज शैली में प्रयोग ना करें। अतः इन बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। पल्लवन में निबंधात्मक के गुण होता है, लेकिन ये निबंध नहीं होता है, इसे संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है, जैसे कि 200 से लेकर 300 या 250 वाक्यों में आप लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं। अभी देखिए, आपके समझ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो पल्लवन है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर आपको कृति में आपके स्वाध्याय में दिया है, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो देखिए पल्लवन किस प्रकार से लिखा गया है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, तो अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं, यहाँ पर वाक्यों को पुनः दोहराया नहीं गया है, आलोचना, टीका, टिप्पणी नहीं की गई है, अलंकृत भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी आपने ये जो अर्थ पढ़े ये आपको भली भांति या पाठकगण बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। तो इसी प्रकार से पल्लवन लिखा जाता है। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि पल्लवन को किस प्रकार लिखा जाता है, और अभी तक हमने जो परिच्छेद पढ़ा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर, अब आपसे अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।